हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि ऑथेंटिक सिलेबस है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखिए स्क्रीन पर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी एलएलएम 2 ईयर कोर्स का ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर को देखेंगे। एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी पेपर्स, इसमें चारों पेपर कंपलसरी रहेंगे। The student has to appear in 4 theory papers in LLM first semester। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ईच थ्योरी पेपर विल कैरी 100 मार्क्स। तो इसमें मार्क्स का डिवाइडेशन इस तरह से होगा, 25 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन के होंगे, जो कि कॉलेज में होता है जहाँ पर आपका एडमिशन है, और 75 मार्क्स मेन एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है जो उसमें आते हैं, और वो एग्ज़ाम सहारनपुर में किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर होता है और उसकी कॉपीज़ यूनिवर्सिटीज़ में चेक होती है। तो अब देखिए, नोट करिएगा इसको। जो 4 कंपलसरी पेपर रहेंगे उसमें पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट के नाम से है। इसमें फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, ये पेपर कोड है। तो देखिए इसमें जो यूनिट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और यूनिट से पेपर कैसे आएगा इसका ओवरव्यू करेंगे। कुछ विद्यार्थी जो कि जिनके पास पहले से ही हम लोगों ने सिलेबस ऑलरेडी भेजा हुआ है, वो उसको देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो देखिए इसमें यूनिट वाइज पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, और इसके बाद वाली वीडियो में ये बताया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, जिससे कि विद्यार्थियों को अपनी तैयारी में बहुत लाभ मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। यूनिट फर्स्ट में कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कंसेप्ट ऑफ स्टेट का ये यूनिट रहेगा। इसमें सब यूनिट्स रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल अप्रोच ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 है। देन राइट टू इक्वलिटी, इसमें स्कोप ऑफ द राइट टू इक्वलिटी, न्यू अप्रोच ऑफ आर्टिकल 14, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है, वो इसका फ़ोटो बनाएं और गूगल से हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, बहुत इजी है। इसके अलावा जो आप बुक्स खरीद रहे हैं उसमें ये हिंदी में पहले से ही मौजूद है। जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर आप नोट्स ले रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। देखिए यूनिट नंबर 3, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें द एरिया ऑफ फ्रीडम एंड इट्स लिमिटेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड चैलेंजेस ऑफ न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट। Then emerging regime of new fundamental rights, इसमें the changing dimensions of right to life and personal liberty, reading directive principles and fundamental duties into fundamental rights। तो ये DPSP के ऊपर रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन है जो, उसके ऊपर ये पूरी यूनिट्स है। 5, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, द स्कोप ऑफ द फ्रीडम एंड द स्टेट कंट्रोल सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस फैंटासिज्म। देन माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 29 and 30, constitutional and judicial approach, right to remedy, constitutional and judicial approach, and then unit number 8, relationship between fundamental rights and directive principle of state policy। इन 8 यूनिट से ही पेपर बनेगा, और इन 8 यूनिट से क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको दिखा करके, उसका सैंपल दिखा करके, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट जो हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ही मैंने उनको डाउनलोड करवा दिए हैं, उनके पास वो पूरा कंटेंट आ चुका है। डाउट्स उनके होते हैं वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर एक वीडियो भी मैं बना दूंगा। अब आप देखिए, ये सब रिकमेंडेड बुक्स हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो इनमें से किसी भी हिंदी राइटर की बुक लेकर के, इंडियन राइटर की, वो पढ़ सकते हैं। इसमें HM शीरवई की बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छी बुक्स है। इस पर MP जैन की बुक्स है, GN पांडे की बुक्स है, TR टोपेव की बुक्स है। जो भी बुक्स आपको अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हैं। पेपर नंबर 2 जूरिस्प्रूडेंस रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल में 3 जूरिस्ट रहेंगे, जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन एंड एचएल हार्ट। हिस्टोरिकल स्कूल में कॉल फ्रेडरिक शेविनी एंड सर हेनरी मैन। नेचुरल लॉ में ये क्लासिकल नेचुरल लॉ रहेगा, फिर रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ, और उसमें रुडोल्फ स्टेबनर एंड कोहलर, 2 ये बड़े जूरिस्ट हैं, ये इसमें पढ़ने हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ये वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल रहता है। इसमें बैकग्राउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डीन रोस्को पाउंड एंड लियोन ड्यूगिट, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं। देन मॉडर्न अमेरिकन रियलिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, उसमें हार्ट एंड फुलर की जो डिबेट है उसको अच्छे से करना है। हार्ट एंड फुलर डिबेट पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ, इसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, रिकमेंडेड बुक्स। देन नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 3, ये पेपर नंबर 3 है। ये मिसप्रिंट हुआ है, 56 लिखा हुआ है, जबकि पेपर नंबर 3 है। देखिए इसको, लेजिस्लेटिव वोट्स, इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल प्रोसेस, ये जुडिशियल प्रोसेस से रिलेटेड पेपर रहता है, पेपर 3। इसमें देखिए यूनिट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, इंटरप्रिटेशन, 3 जुडिशियल प्रोसेस, ये इसकी फिर सब यूनिट्स हैं। जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड रिलेशन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ धर्मा इन इंडियन थॉट, धर्मा एज द फाउंडेशन ऑफ लीगल ऑर्डरिंग, वेरियस थ्योरीज जस्टिस इन द वेस्टर्न थॉट। सब यूनिट बी पे देखिए, द नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग, judicial process and creativity in law, the tools and techniques of judicial creativity and precedents, judicial process in India, Indian debate on the role of judges and on the notion of judicial review, danger signals and new challenges before the Indian judiciary। ये सब यूनिट्स हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप देखोगे लास्ट में डिसीजन मेकिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन, डिसेंट, कंकरेंस, अनएनिमिटी एंड वोटेड विद मेजोरिटी ETC। तो मेजोरिटी के आधार पर दिया गया निर्णय या फिर वो अनएनिमिटी यानी कि सर्वसम्मति के आधार पर दिया गया निर्णय, इन सब के बारे में ये यूनिट्स डिस्कस करती है। तो इन यूनिट से क्वेश्चन बनता है। देन पेपर 4 दैट इज लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर रहता है। इसमें रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ आ जाता है। जो स्टूडेंट फिर PhD लेवल पर रिसर्च करते हैं उनको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल रिसर्च, लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन जो विधिक शिक्षा स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी लेवल पर दी जाती है,
और लीगल एजुकेशन क्योंकि हायर एजुकेशन से शुरू होती है। जब ग्रेजुएट कोई व्यक्ति ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन होने के बाद लीगल एजुकेशन की नर्सरी शुरू होती है। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा का विषय है। और उच्च शिक्षा के विषय में सबसे पहले हमें जानना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल एजुकेशन क्या है। फिर जो टीचिंग के मेथड्स हैं, क्योंकि अब एलएलएम कोर्स के बाद जो एलएलएम कोर्स करते हैं, नेट यूजीसी नेट और पीएचडी करते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो उसकी उनमें एक काबिलियत आती है। तो उसको फिर जब वो टीचिंग करते हैं तो कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, ये उसके बारे में। जैसे कि लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम मेथड, डिस्कशन मेथड एंड सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग। देन क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, ये 3 यूनिट्स जो हैं ऊपर वाली, ये हो जाएंगी लीगल एजुकेशन से रिलेटेड। और बाद की यूनिट्स हैं ये सब आएंगे रिसर्च के ऊपर। फिर रिसर्च में क्या होगा, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस, मेथड्स एंड मैथडोलॉजी, साइंटिफिक मैथडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस। देन रिसर्च के बाद फिर हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहे हैं, तो फिर लीगल रिसर्च पे आ गए। लीगल रिसर्च में इवोल्यूशन, चेंजिंग एम्फेसिस एंड कंटेम्पोरेरी ट्रेंड्स इन जनरल एंड स्पेसिफिक टू इंडिया। फिर रिसर्च मेथडोलॉजी में डॉक्ट्रिनल, एम्पेरिकल, सोशो लीगल, इंटर मल्टीडिसिप्लिनरी, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक ईटीसी, ये सब रिसर्च के मेथड्स हैं। 7 पे फिर सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लीगल रिसर्च प्रॉब्लम, यूटिलिटी एंड लिटरेचर रिव्यू। देखिए, जब रिसर्च होता है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो लीगल रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ढूंढा जाए, है ना। जब रिसर्च प्रॉब्लम होगी तो उसी के ऊपर तो रिसर्च करके सोल्यूशन पे आएंगे। तो उसके लिए लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही कोई प्रॉब्लम सामने आती है, फिर उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। 8 पे देखिए, सोर्सेस ऑफ लीगल रिसर्च, डाटा कलेक्शन मेथड, टूल ऑफ लीगल रिसर्च, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर इन लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च में लाइब्रेरी का और कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। 9 पे हाइपोथेसिस, 10 पे रिसर्च डिज़ाइन, मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन एम्पिरिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, केस स्टडी। देन 11 पे सैम्पलिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और सबसे लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। जब सारी रिसर्च पूरी हो जाती है, रिसर्च प्रॉब्लम बनता है, उसके बाद फिर रिव्यू लिटरेचर होता है, हाइपोथेसिस बनती हैं, सैम्पलिंग हो जाता है, और सैम्पलिंग के बाद फिर इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग का नंबर आता है। उसमें देखिए, सिनॉप्सिस, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च प्रपोजल, रिपोर्ट, रिसर्च आर्टिकल, राइटिंग ऑफ थीसिस, राइटिंग रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, राइटिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, presenting the subject by footnotes, टेबल, ग्राफ्स, इंडेक्स, अपेंडिसेस। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट इस पोर्शन को यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनको अच्छे से कर लेंगे, वो समझ जाना कि उनका आधा पीएचडी तो इससे ही हो जाता है ना। इसमें सारे रूल्स आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर नंबर 4 भी इन यूनिट से उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और इन सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब इन सिलेबस से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी तरफ से एक्टिव रहना चाहिए। वो वेबसाइट से अलग अलग तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सकते हैं
और उससे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन सिलेबस से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और क्वेश्चन का हमको आंसर कहाँ से फाइंड करना है वो भी हम लोग बताएंगे। स्टूडेंट खुद भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं यूनिट से कैसे क्वेश्चन बन रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक विद्यार्थी अपना जो उनको अलॉटेड होमवर्क है उसको सीरियसली लेकर के अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। और होमवर्क कंप्लीट कैसे होगा उसका बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक्स को खरीदिएगा बुक सेलर के यहाँ से, फिर 5 रजिस्टर लीजिएगा, 4 मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे और एक रजिस्टर जो एक्स्ट्रा में है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंटेंट इकट्ठा करने के लिए काम आएगा। उसमें से क्वेश्चन लिखें फिर आंसर लिखें। जहाँ तक सिलेबस की बात है वो जो क्वेश्चन और आंसर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसके अलावा सिलेबस मैंने आपको समझा भी दिया है, बता दिया है। हिंदी या इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, अगर कोई कंटेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में इंग्लिश में अवेलेबल है तो अब उसका आसान फ़ोटो बनाएं और गूगल से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, या फिर बुक्स में पहले से ही वो हिंदी में है तो भाषा का कोई समस्या नहीं है। बात इस बात की है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, क्वेश्चन उसमें लिखें, लिखने की प्रैक्टिस बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो रजिस्टर नंबर 5 है उसमें लिखें। उससे आपको कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास 400 या 500 क्वेश्चन आ जाएंगे। उन क्वेश्चन से ही नया पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ये तैयारी का तरीका याद रखना है और अपनी नवंबर में होने वाली एग्ज़ाम की तैयारी को गति देनी है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।